हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और आपको पसंद भी आ रहे हैं ना। तो पाठ 2 हमने कर लिया है। पाठ 2 के प्रश्न उत्तर भी अभी आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 से, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक अवश्य कर लें बच्चों। और जो नए जुड़ रहे हैं बच्चे, वो सब्सक्राइब कर दें। और आपके जो दोस्त दूसरे स्कूलों में क्लास 9th में पढ़ते हैं उनको मेरे वीडियोस शेयर भी कर दें। और जो पुराने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको सिर्फ लाइक का बटन दबाना है। आपके लाइक दबाने से बच्चों मुझे एक उत्साह मिलता है, मैं और अच्छी तरह से आपके वीडियोस बना पाती हूँ। और आपका पूरा कोर्स, आप विश्वास रखिए, मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं परमाणु एवं अणु। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत ही पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। तो बच्चों, परमाणुओं के बारे में सोचने के लिए जो पहले दार्शनिक थे वो बहुत हैरान होते थे कि ऐसे कैसे पदार्थ टुकड़ों में बंट जाता है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो महर्षि कर्नाड थे, उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु की परिभाषा दी थी कि वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के बच्चों, जो महर्षि कर्नाड थे, महर्षि कर्नाद ने ही कणाद सिद्धांत दिया और ये बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उनको परमाणु कहते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। यानी कि जो ग्रीक दार्शनिक थे उन्होंने भी लगभग इसी समय बताया कि ऐसे कण होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, जो कि आगे टूट नहीं सकते। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाजिये ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो बच्चों, एक वैज्ञानिक था एल लवाजिये, इसने 2 सिद्धांत दिए रासायनिक संयोजन के नियम। लवाजिये एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। पहला नियम क्या था? 3.1.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो बच्चों, ध्यान देना पढ़ाई की तरफ, और जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहां अपनी किताब में अंडरलाइन भी कर लेना। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? क्रियाकलाप 3.1 निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट 1.25 ग्राम, 1.43 ग्राम। बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम। सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। लेड नाइट्रेट 2.0.7 ग्राम। सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम।
एक्स और वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml पानी में तैयार करेंगे। उपयुक्त तैयार युगल युगल यानी बच्चों जोड़ी वाले जो ये दिए विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क मतलब ये जो फ्लास्क है ना, ये शंक्वाकार है इसलिए। एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क की भांति लगाइए। कार्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। ये चित्र देख लीजिए बच्चों। वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली। ये दो विलयन है, एक परख नली में भरा हुआ है, एक ये फ्लास्क में भरा हुआ है। एक्स विलयन है, एक वाई विलयन है और इनको दोनों को हमने एक फ्लास्क में बंद कर दिया है। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लेंगे। अब इन दोनों फ्लास्कों को क्या करेंगे, तोलेंगे। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएंगे कि जिससे और एक्स और वाई के विलयन मिश्रित हो जाए। अब फ्लास्क को टेढ़ा कर देंगे जिससे ये दोनों मिश्रण क्या हो जाए, मिक्स हो जाएंगे। अब फ्लास्क को फिर से तोलेंगे। तो शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतर वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ? तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा है, इसको अंडरलाइन जरूर कर देना बच्चों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश हो सकता है। इन्होंने अब दूसरा नियम दिया, स्थिर अनुपात का नियम। लवाजिये और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी ने भी बनाया हो। बच्चों ये है स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि किसी यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त करें। इसका बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने बताया है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। पानी जानते हो आप, पानी बच्चों यौगिक होता है। पानी का सूत्र क्या होता है, जल का H2O। तो H2O में हाइड्रोजन H2 के रूप में और ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का अनुपात 1:8 ही होता है। वो पानी चाहे हमने कहीं से भी कुएं से लिया हो, नदी से लिया हो, तालाब से लिया हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगी। यानी जो जल है, जल का जो संगठन है हमेशा स्थिर अनुपात में रहेगा, चाहे वह जल हमने कहीं से भी लिया हो। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है निश्चित अनुपात का नियम। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया। अब स्थिर अनुपात के नियम की क्या परिभाषा हो गई? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। कौन? जॉन डाल्टन। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो बच्चों जॉन डाल्टन जो था, इन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी।
अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। डाल्टन ने भी कहा भी ठीक है, परमाणु होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, और दुनिया का हर पदार्थ, हर वस्तु किससे बनी है? परमाणु से बनी है। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की भी युक्ति संगत व्याख्या की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बनते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द्रव्यमान डाल्टन ने बताया कि सभी वस्तुएं किससे बनी है? परमाणु से बनी है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसके जो पॉइंट है बच्चों, उन पे ध्यान देना। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। बच्चों ये जो 5-6 पॉइंट है ना डाल्टन के, इनको अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इसका बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये 6 पॉइंट हमको लिखने हैं। पॉइंट नंबर 2, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। पॉइंट 3, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं। छठा पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ 3 परमाणु के बारे में, जिसमें हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ जाकर आप लाइक करिए, और नए चैनल को देख रहे पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है आपका, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बच्चों मिलते हैं इसी पाठ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बच्चों। बाय बाय बच्चों।